हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जो बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल हैं आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में उनको डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। कुछ मोटे मोटे सवाल जैसे बैंक कितने तरह के डिपॉजिट प्रोडक्ट्स देता है, लोन कितने तरह का होता है, कुछ इस तरह से रिलेटेड आपके पास सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द मेन डिपॉजिट प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स? बैंक्स कितने तरह के डिपॉजिट प्रोडक्ट ऑफर करते हैं? जब इस तरह का सवाल आता है तो हम हर बैंक की अलग डिपॉजिट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम जनरलाइज वे में बात करते हैं कि बैंक 4 तरह के डिपॉजिट प्रोडक्ट देता है। कौन कौन से होते हैं? सेविंग्स, करंट, फिक्स्ड और रिकरिंग। ये 4 तरह के डिपॉजिट प्रोडक्ट हमें कस्टमर्स को इंटरेस्ट दिलाते हैं, विड्रॉल की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो सेविंग्स अकाउंट है उस पर आपको एक नॉर्मल सा इंटरेस्ट मिलेगा, आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। जो करंट अकाउंट होते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट हाई लिक्विडिटी ट्रांजैक्शंस हो पाती हैं। सेम डे में मल्टीपल कैश की ट्रांजैक्शंस भी फिजिबल होती हैं। जब फिक्स डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट्स फंड्स को पर्टिकुलर टाइम के लिए लॉक कर देता है या फिर फंड्स को पर्टिकुलर टाइम के लिए जमा कर देता है, उससे पहले आप यूजुअली यहां से नहीं निकाल सकते। और रिकरिंग डिपॉजिट जो होते हैं ये आपको एक डिसिप्लिन मंथली सेविंग प्रमोट करते हैं। अब अगर इंटरव्यू में आपसे यही पूछ ले कि इन चारों का क्या यूज है या फिर इन चारों में अलग अलग कंडीशंस क्यों होती हैं, तो यूजुअली हम लोगों का जो पैसा होता है जो खर्चने के लिए होता है वो हम लोग सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। सेविंग्स अकाउंट में जैसे आप अपने यूपीआई से रन करते हैं, नेट बैंकिंग से रन करते हैं, थोड़ा सा पैसा जमा कर दिया निकाल लिया, जमा कर दिया निकाल लिया। रेगुलर ट्रांजैक्शंस आपकी सेविंग्स अकाउंट में होती हैं। आप जब बिजनेस पर्सन होते हो तो आपके बहुत बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लार्ज ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो आप करंट अकाउंट के थ्रू करते हो। सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कम होता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट रेट नहीं होता। अगर आपके पास एक बड़ा सम है तो उसे आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में रखोगे क्योंकि वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगा। सेविंग्स अगर आपको 3.5% इंटरेस्ट दे रहा है तो फिक्स अकाउंट आपको 6%, 6.5%, 7% की रेंज में इंटरेस्ट देगा। और जब आप छोटे छोटे अमाउंट को जोड़ना शुरू करते हो तो आप रिकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में ऐसा करते हो, जिसे हम लोग आरडी कहते हैं। तो आप रिकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में ऐसा करते हो। करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट को एक साथ हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट से मतलब है कि जब भी आपको आपका पैसा चाहिए आपको आपका पैसा मिल जाएगा। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। टर्म डिपॉजिट कि एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए आपका पैसा फिक्स हो गया है। अगर आप उससे पहले पैसा अपना लेते हैं, बैंक से डिमांड करते हैं इस पैसे की, तो बैंक आपके द्वारा अर्न किए हुए इंटरेस्ट पे कुछ पेनल्टी लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, एक साल में मान लीजिए उस पर 6,000 रुपए आने थे। आपने 11 महीने में ही एफडी ब्रेक करना चाहा, तो 11 महीने में लमसम कुछ 5,500 रुपए इंटरेस्ट उसने अर्न किया होगा। तो बैंक करेगा कि इस 5,500 पे 500 रुपए या 1,000 रुपए अपनी पॉलिसी के हिसाब से, जो कि यूजुअली 1% होता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टी लगा देगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के बीच में क्या फर्क है। यही फर्क है जो अभी हम पिछले स्लाइड पे डिस्कस कर रहे थे, पिछले सवाल पर। डिमांड डिपॉजिट हमारे सेविंग्स या करंट हो सकते हैं, हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और ये हमें लिक्विडिटी देते हैं, जो हमारे डेली के खर्चे के लिए पैसा है या फिर मंथली खर्चे के लिए पैसा है। जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं या फिर टर्म डिपॉजिट भी इन्हें कहा जाता है, एफडीज या आरडीज, ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए पैसा बैंक के पास रखा जाता है और इस पे हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। डिमांड डिपॉजिट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के लिए होते हैं, टाइम डिपॉजिट लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। फ्यूचर के लिए आप पैसा जोड़ते हो जिससे आपके एसेट्स बिल्ट होते हैं, आपकी नेटवर्थ बढ़ती है। यही हमने हिंदी में लिखा है। डिमांड डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ये ऐसे डिपॉजिट होते हैं जिन्हें ग्राहक कभी भी विड्रॉ कर सकता है, इसलिए ये बैंक के लिए हाई लिक्विडिटी वाली लायबिलिटी मानी जाती है। हाँ, ये चीज़ मैंने इंग्लिश में नहीं लिखी है। जो डिमांड डिपॉजिट्स की लायबिलिटी होती है बैंक के लिए, वो हाई लिक्विडिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर कभी भी ले सकता है। और जब टर्म डिपॉजिट की या टाइम डिपॉजिट की हम लोग बात करते हैं तो इनकी जो लिक्विडिटी लायबिलिटी है वो लोअर मानी जाती है, क्योंकि हर कोई कभी भी अपनी एफडी ब्रेक करने नहीं आता है। तो बैंक इसकी हेल्प से अपने एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को या फिर मैच्योरिटी मिसमैच को मैनेज करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल है हमारा कि बैंक कितने तरह के लोन देता है। देखिए वैसे तो बैंक बहुत सारे लोन देता है, बट हम जब लोन को कैटेगराइज कर रहे हैं तो एक तो जो हमने अपने बैंकिंग के वीडियो में पढ़ा था, या तो हम लोन को सिक्योर्ड लोन बोले या अनसिक्योर्ड लोन बोले। बट जब रिटेल बैंकिंग में हम लोग इंटरव्यू लेवल पे हम लोग बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? बैंक रिटेल लोन देता है, कॉर्पोरेट लोन देता है, प्रायोरिटी सेक्टर लोन देता है, एग्रीकल्चर लोन देता है। रिटेल, कॉर्पोरेट, प्रायोरिटी और एग्रीकल्चर। रिटेल लोन में जैसे आप घर बनवाने के लिए लोन ले रहे हैं, आप एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, आप गाड़ी खरीदने के लिए ले रहे हैं, बाइक खरीदने के लिए ले रहे हैं, या कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो ये आपके रिटेल लोन्स कहलाते हैं, जो आप एक नॉर्मल इंसान अपनी रेगुलर लाइफ के लिए लेता है। जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, कॉर्पोरेट लोन्स बड़ी कंपनियों को दिए जाते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाता है या किसी प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए दिया जाता है। इसमें ओवरड्राफ्ट भी एक इसका एग्जांपल होता है, कैश क्रेडिट भी इसका एग्जांपल होता है। प्रायोरिटी सेक्टर लोन, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए तो मैंने बहुत डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। जो सरकार को और आरबीआई को लगा था कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो देश की ग्रोथ के लिए, बल्कि बेटर टर्म देश की इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जहां पर रेगुलरली फाइनेंस नहीं जा पाता, वहां बैंकों को बोला गया कि आपको यहां फाइनेंस करना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उन्हें 40% ऑफ देयर एएनबीसी, अपना एएनबीसी का 40% उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उन्हें 60% देना होता है। जो रीजनल रूरल बैंक हैं उन्हें 75% देना होता है। और एग्रीकल्चर लोन जैसे हम लोग अपने किसानों को लोन देते हैं, होता वो भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है, बट एग्रीकल्चर के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में भी एक अलग से क्लासिफिकेशन होता है। तो ये लोन्स जो होते हैं ये अलग, ये 4 तरीके के हमारे हो गए: रिटेल, कॉर्पोरेट, प्रायोरिटी सेक्टर और एग्रीकल्चर लोन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के बीच में क्या फर्क है? सिक्योर्ड लोन की अगर हम लोग बात करें तो जब किसी लोन के पीछे आपने कुछ गिरवी रखा होता है या उसके पीछे सही टर्म होता है कोलेट्रल। किसी भी लोन के पीछे अगर कोई कोलेट्रल है, हमने कोई कोलेट्रल बैकिंग दी हुई है, तो वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। जैसे आप जब घर खरीदते हो तो आपके घर के पेपर्स पे बैंक के पास गिरवी होते हैं, वो आपका सिक्योर्ड लोन हो गया। आपने घर गिरवी रख के लोन ले लिया, आपने सोना गिरवी रख के लोन ले लिया, ये आपके सिक्योर्ड लोन है। आपने गाड़ी खरीदी, आप देखिए अगर आपने फाइनेंस कराई है तो आरसी पे नेम ऑफ द फाइनेंसर लिखा होगा, फिर वो बैंक का नाम है, किसी कंपनी का नाम होगा जहां से आपका लोन है। तो ये आपके सिक्योर्ड लोन होते हैं। और जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड में प्राइमरीली आपका सिर्फ एक गारंटर चाहिए होता है, या फिर अब जितने भी फिनटेक कंपनीज के साथ हैं वो आपके सिबिल स्कोर के बेसिस पे आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी को असेस करते हैं और उस पर आपको लोन दिया जाता है। जैसे आप जितने भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं वो ज़्यादातर आपके अनसिक्योर्ड होते हैं। या तो लोन, या तो वो कार्ड अगेंस्ट एफडी होगा कि आपने एक एफडी बनवाई, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, या फिर वो एक अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट होता है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, आपकी सैलरी वगैरह देखेंगे आपकी लिमिट बनाने के लिए और आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आप अनसिक्योर्ड लोन वापस नहीं करोगे तो उससे आपका सिबिल स्कोर बिगड़ता है। अगर आपका सिबिल स्कोर बिगड़ेगा तो आपको दूसरे लोन्स लेने में दिक्कत होती है। ये थे हमारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए क्या होते हैं? जब कोई भी लोन हमारा, हम यहाँ पे अब एक जनरलाइज वे में बात करेंगे, जब कोई भी लोन हमारा 90 डेज तक अनपेड होता है या फिर 90 डेज ओवर ड्यू हो जाता है, तब वो हमारा एनपीए कहलाता है। अब उस लोन में चाहे उसका प्रिंसिपल हो या उसका इंटरेस्ट, लोन की किस्त में दो चीजें हैं ना, इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल देना है। हर महीने आपका, जैसे आपने मान लीजिए 10,000 की आपकी किस्त जा रही है, तो उसमें हर महीने प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की कुछ कुछ वैल्यू होती है। चाहे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल या दोनों अगर आपका 90 दिन से ज्यादा ओवर ड्यू है, मतलब 90 दिन से आपने पे नहीं किया है, तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसा एसेट या फिर ऐसा लोन जो परफॉर्म नहीं कर रहा। परफॉर्म नहीं कर रहा मतलब उससे बैंक की इनकम नहीं बन पा रही है। एनपीए को भी हमने 3 कैटेगरीज में रखा है आरबीआई के हिसाब से। सब स्टैंडर्ड होता है, डाउटफुल होता है, लॉस एसेट होता है। सब स्टैंडर्ड क्या होता है? जब कोई अकाउंट 12 महीने तक एनपीए होता है, 12 महीने तक एनपीए रहने पर उसे सब स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर उसे 12 महीने से ज्यादा हो गया
तो वो डाउटफुल एसेट माना जाता है। 12 महीने से ज्यादा कोई अकाउंट अगर एनपीए है, उसे डाउटफुल माना जाता है। और अगर कोई अकाउंट जिसपे बैंक का मानना है कि अब इसमें पैसा नहीं आ सकता, अब वो चाहे बैंक माने या आरबीआई भी मान सकता है, बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी मान सकता है, अगर इनमें से किसी को भी लगता है कि अब इस अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, तो उसको बैंक लॉस एसेट क्लासिफाई कर देगा। जब लॉस एसेट हो जाएगा, उसके बाद उस पर रिकवरी का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। अब याद करिए, हमने वीडियो में रिकवरी कहां पढ़ी थी? हमने एनपीए और सरफासी एक्ट वाले वीडियो में रिकवरी के बारे में पढ़ा था कि बैंक नोटिस भेजेगा, उसकी प्रॉपर्टी या गाड़ी पर कब्जा लेगा, अगर बोरोवर को दिक्कत है तो फिर वो डीआरटी जाएगा। कुछ इस तरह का हमने पढ़ा था ना। वो हमारा एनपीए की रिकवरी का प्रोसेस था। तो एनपीए हमारे 3 तरह के हो गए: डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड और लॉस। अगर एनपीए अकाउंट 12 महीने तक पैसा नहीं दे रहा है तो वो सब स्टैंडर्ड है। 12 महीने के बाद उसे हम डाउटफुल बोलेंगे। और डाउटफुल अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक पैसा नहीं आता है, बैंक भी मान लेता है या फिर आरबीआई मान लेता है या बैंक का ऑडिटर मान लेता है, उस केस में वो लॉस एसेट कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हमारी लोन प्रोविजनिंग क्या होती है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो हमारा एनपीए अकाउंट हुआ या फिर वैसे भी हमने कोई लोन दिया, जब वो लोन चल रहा है तो वो स्टैंडर्ड एसेट माना जाता है। आरबीआई ये बोलता है, आरबीआई के नॉर्म्स में लिख देता हूं, IRACP। ये आरबीआई का सर्कुलर है, IRACP, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। सॉरी, एक एंड मैंने ज्यादा बोल दिया। इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, ये आरबीआई के नॉर्म्स हैं बैंकों के लिए। इसके हिसाब से उन्हें प्रोविजन करना होता है। अब आरबीआई की गाइडलाइन ये बोलती है कि आप हर लोन का कुछ प्रोविजन करोगे। प्रोविजन से मतलब है, मान लीजिए बैंक का प्रॉफिट आया है 1 करोड़ रुपए, तो आरबीआई ने बोला कि इस 1 करोड़ में से, अब मान लेते हैं बैंक के 50 लाख के टोटल लोन है, या सॉरी 500 करोड़ के लोन है, प्रॉफिट 1 करोड़ आया है, इस 1 करोड़ में से हर लोन के लिए बैंक कुछ कुछ हिस्सा निकालेगा, उसे प्रोविजन कहते हैं। जैसे आप बुरे वक्त के लिए पैसा निकाल के रखते हो ना, वो प्रोविजन होता है। आप पैसा अलग से जोड़ के रखते हो कि ये पैसा बुरे वक्त में काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा, वो आपने प्रोविजन किया है फ्यूचर के लिए। ऐसे ही हर लोन के लिए प्रोविजन करना पड़ता है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या एनपीए हो। एनपीए के लिए अगर वो सब स्टैंडर्ड है तो बैंक को 10% उसके आउटस्टैंडिंग या हाँ जितना पैसा बचा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 10% प्रोविजन करना पड़ता है। अगर ये बैंक लोन डाउटफुल हो जाता है, तो आप याद करिए, हमने एसेट वाले वीडियो में पढ़ा था, एनपीए वाले वीडियो में, कि डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। अगर डाउटफुल 1 है तो 10% है, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 है, मतलब अगर डाउटफुल हुए भी उसको 1 साल से ज्यादा हो गया, उस केस में उसका 100% अमाउंट प्रोविजन किया जाता है। और अगर लॉस एसेट है, उसे भी 100% प्रोविजन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैंक का एक्सेस प्रॉफिट है वो उसी से ही अपने लॉस को बैलेंस आउट करेगा। ऐसे थोड़ी ना कि कस्टमर के डिपॉजिट का पैसा वहां लगा देगा। जो उसने प्रॉफिट कमाया है, उसी प्रॉफिट के पैसे से बैंक अपने लॉसेस को रिकवर करेगा या फिर अपने लॉसेस को फिल अप करेगा। तो प्रोविजन एक तरह से फिल करने वाला काम हो गया। अब मैं एक बार इसको रब कर देता हूं जो मैंने यहां लिखा है, फिर हम इसको डेफिनेशन की तरह पढ़ लेते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। Provisioning means setting aside a portion of profit to cover potential loss from NPA. It acts as a financial buffer against default risk. RBI prescribes different percentages for standard and non-performing assets. Adequate provisioning strengthen the bank's balance sheet resilience. हिंदी में आंसर सुन लेते हैं। प्रोविजनिंग का मतलब है कि बैंक अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अलग रखता है, ताकि अगर किसी एनपीए से नुकसान हो जाए तो उसे कवर किया जा सके। यह एक तरह का फाइनेंशियल बफर होता है जो डिफॉल्ट रिस्क से बचाव करता है। आरबीआई अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग परसेंटेज बताता है प्रोविजनिंग की, जैसे स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए अलग है, एनपीए के लिए हमने अभी समझा कि सब स्टैंडर्ड का अलग है, डाउटफुल का अलग है। सही मात्रा में प्रोविजन करने से बैंक की बैलेंस शीट मजबूत रहती है, उसकी रेजिलियंस बढ़ती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन के बीच में क्या फर्क है। टर्म लोन हमारा होता है जो हमारे रिटेल लोन्स हैं, या फिर हमने कोई बिजनेस में ही हमने किसी चीज के अगेंस्ट लोन लिया है। जैसे रिटेल लोन में क्या हो गया हमारा, हमने घर बनवा लिया, हमने गाड़ी खरीद ली,
होता है ना, इसमें लिखा है नहीं लिखा है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। हमने घर बनवा लिया, हमने गाड़ी बनवा ली, या फिर हम लोग कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, कोई प्लांट लगवा रहे हैं, तो ये हमारे टर्म लोन है। हमने पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया है, 2 साल के लिए लोन दिया है, 5 साल के लिए दिया है, 10 साल के लिए दिया है। ये हमारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इस तरह से हो सकते हैं। हमें इसका इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, ईएमआई देना पड़ता है। जो वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं ना, वर्किंग कैपिटल लोन जैसे हमारा कैश क्रेडिट होता है, या फिर जैसे ओडी के अंदर कॉन्सेप्ट था कैश क्रेडिट वाला, कि आपको एक लिमिट सैंक्शन हो गई। मान लीजिए आपकी 5 करोड़ की लिमिट है वर्किंग कैपिटल लोन के लिए, मतलब आपकी सीसी लिमिट या कैश क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ है। अब आपको 5 करोड़ रुपए मिल गए। आप इसमें से जितने रुपए खर्च करेंगे, सिर्फ उतना पैसा आपको देना है। और वो पैसा देना है, वो किस्तों में नहीं देना है, बट वो पैसा आपको 90 दिन में देना होगा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब ऐसा नहीं कि हर महीने आपको कुछ पैसा देना है, जब तक आप दोगे नहीं तब तक उस पैसे पे इंटरेस्ट लगता रहेगा। अब आपने 1 करोड़ रुपए ले लिए और आपने 50 लाख जमा कर दिए, तो अब जो 50 लाख रुपए बचे हैं, इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा। ये वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं। ये आपके डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होते हैं कंपनीज में। कंपनीज को कभी कुछ खरीदना है, कभी कुछ खर्चा आ गया, कभी कुछ आ गया, उन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है वर्किंग कैपिटल लोन। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स या फिर आपके स्टॉक्स, जो कंपनी में सामान है आपका, कोई मान लीजिए कोई टीवी का शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, उसके पास टीवी है खूब सारे, वॉशिंग मशीन्स हैं, फ्रिजेस हैं, एसी हैं, तो अगर वो लोन लेगा तो वो अपने ऑडिटर से सर्टिफाई करा कर देगा कि उसके पास कितना टीवी है, कितना एसी है, कितना फ्रिज है। मतलब उसका जो स्टॉक है, ये उसका स्टॉक कहलाएगा ना। उसका स्टॉक कितने लाख का या कितने करोड़ का है, उसके हिसाब से लिमिट तय होती है बैंक की पॉलिसी के हिसाब से, और बैंक उस हिसाब से सीसी क्रेडिट, या फिर अगर वो उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ओडी क्रेडिट ले सकता है। ये थे हमारे टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या फर्क है। यही चीज हम समझ रहे थे। आई बिलीव कैश क्रेडिट तो आपको समझ ही आ गया होगा कि ये आपको बिजनेस ऑपरेशंस के लिए मिलते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है, इसके लिए बिजनेस जरूरी नहीं है, ये आपके नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी मिल जाती है। जैसे आपने एफडी के अगेंस्ट लोन लिया है, तो वो एक तरह का आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि आपको जब भी पैसा चाहिए, मान लीजिए पीएम जनधन खाते हैं, उन्हें 10,000 रुपए की ओडी फैसिलिटी मिलती है, तो अगर उनके खाते में पैसा नहीं है तब भी वो ये एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं, जितनी भी उनकी लिमिट है। कंडीशन क्या है कि जितना एक्स्ट्रा पैसा निकालेंगे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बस ये एक कंडीशन होती है। कैश क्रेडिट एक ऐसा लोन होता है जो इन्वेंट्री या रिसीवेबल्स के बदले बिजनेस को दिया जाता है, ताकि रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशन सुचारू चल सकें। ओडी एक टेम्पररी फैसिलिटी है जिसमें ग्राहक अपने अकाउंट बैलेंस से ज्यादा पैसे निकाल सकता है। दोनों में इंटरेस्ट सिर्फ उतने अमाउंट पर लगेगा जितने और उतने ड्यूरेशन पर जितना इस्तेमाल किया गया हो। ये दोनों सुविधाएं बिजनेस को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी उपलब्ध कराती हैं, बट ओडी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए भी है। कैश क्रेडिट is a loan against inventory for receivables for business operations. Overdraft is a temporary facility allowing withdrawal beyond account balance. Interest is charged on the amount utilized and duration of use. Both ensure liquidity, flexibility for short-term needs. I hope समझ आया है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होती है। रिटेल बैंकिंग में बैंक इंडिविजुअल कस्टमर्स को डील करता है। उसमें इंडिविजुअल कस्टमर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स हुए, लोन्स हुए, क्रेडिट कार्ड हुए, इंश्योरेंस हुआ। जब कॉर्पोरेट बैंकिंग की बात करता है तो बैंक पूरी एंटिटी को सर्व करता है। इसके अंदर वर्किंग कैपिटल देता है, ट्रेड फाइनेंस देता है, ट्रेजरी सर्विसेज देता है। रिटेल के अंदर स्टेबल डिपॉजिट बेस मिलता है, कॉर्पोरेट के अंदर बड़े बड़े क्लाइंट मिलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज को लोन दे रहा है, तो वो ये नहीं पूछेगा कि मुकेश अंबानी का बैंक बैलेंस कितना है या फिर मुकेश अंबानी को सेविंग्स में कितना पैसा रखना है। वो ये देखेगा कि पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज को कहाँ कहाँ पैसा चाहिए। उसे बड़ा एक क्लाइंट मिल रहा है, वो उसे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस करने की कोशिश करेगा, इस उम्मीद में कि वहां से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वहां से ज्यादा इंटरेस्ट रेट अर्न करेगा। रिटेल बैंकिंग का मतलब है कि इंडिविजुअल ग्राहकों को सेवाएं देना, जैसे अकाउंट्स, लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस। कॉर्पोरेट बैंकिंग व्यवसायिक कंपनियों को सेवाएं देते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल लोन्स, ट्रेड फाइनेंस, ट्रेजरी सर्विस। इसके अंदर कॉर्पोरेट बैंकिंग में एक पार्ट और आता है, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, बैंक उन्हें भी अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं, वो भी कॉर्पोरेट बैंकिंग का पार्ट होता है।
जैसे आप मान लीजिए किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी भी एक XYZ कंपनी का नाम ले लेते, कोई एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 100 या 150 200 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए HDFC बैंक या ICICI बैंक उस कंपनी को ऑलरेडी कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि वहां के एम्प्लॉयज रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज उनसे लें। तो एम्प्लॉयज को सर्विसेज तो वो रिटेल बैंकिंग जैसी देंगे, बट इटसेल्फ बैंक के लिए वो कॉर्पोरेट बैंकिंग का हिस्सा बन जाता है। कई बार उनमें टेलर मेड प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं, जैसे आपने जब ज्वाइन करा, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका अकाउंट खुल जाएगा, तभी वो आपको चेक बुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब सारी सर्विसेज दे देंगे। तो ये कॉर्पोरेट बैंकिंग के कुछ बेनिफिट्स होते हैं उन एम्प्लॉयज के लिए और बैंकों के लिए। अगले सवाल पर चलते हैं। डिजिटल बैंकिंग क्या है? डिजिटल बैंकिंग तो अब मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता ही है, हम सब लोग यूज करते हैं। जो भी बैंकिंग हम ऑनलाइन फॉर्म में कर रहे हैं, इसके अंदर हम ऑनलाइन अकाउंट खोलने से लेकर हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं, हम ऑनलाइन FD बनवाते हैं, ऑनलाइन RD खोलते हैं। कैसी कैसी इसमें चीजें हैं इंटरनेट बैंकिंग में? मोबाइल ऐप्स हैं, UPI है, IMPS है, चैट बेस्ड बैंकिंग है। कल हमने NPCI के प्रोडक्ट्स पढ़ा था, उससे पहले हमने बाकी डिजिटल बैंकिंग के बारे में पढ़ा था। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस थे, नहीं मिले, आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर देखिएगा, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो जो भी हमारी ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है जितना भी, वो सब डिजिटल बैंकिंग का पार्ट है। चाहे हम NEFT कर रहे हैं, RTGS कर रहे हैं, UPI कर रहे हैं, IMPS कर रहे हैं, चैट बैंकिंग कर रहे हैं, चैट बेस कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि बैंकिंग का यहाँ पे मतलब सिर्फ पैसा ट्रांसफर करना हो। अगर हम अपना अकाउंट बैलेंस भी चेक कर रहे हैं, वो हमारा डिजिटल बैंकिंग का पार्ट होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। NEFT, RTGS, IMPS ये सब क्या होता है? ये हमने अपने डिजिटल बैंकिंग पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था। NEFT हमारा पैसे ट्रांसफर करने के लिए होता है, जिसमें कोई हमारी मिनिमम और मैक्सिमम एसेस लिमिट नहीं है। RTGS हमारा रियल टाइम सेटलमेंट करता है, रियल टाइम सेटलमेंट करेगा, बट इसमें मिनिमम हमें 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे। IMPS हमारा 24/7 इंस्टेंट ट्रांसफर करता है, बट IMPS में अपर लिमिट होती है, यूजुअली 5 लाख तक। NEFT की बात करें तो ये बैच वाइज ट्रांसफर करता है। NEFT बैच वाइज ट्रांसफर करता है, हर 30-30 मिनट में बैच वाइज पेमेंट होते हैं। RTGS और IMPS दोनों रियल टाइम इंस्टेंट पेमेंट्स होते हैं। NEFT और RTGS RBI के प्रोडक्ट्स हैं, IMPS NPCI का प्रोडक्ट है। ये हम लोगों ने समझा था, आई होप आपको याद आया होगा। नहीं आया और डिटेल में जानना है, आप एक बार स्टैटिक बैंकिंग में डिजिटल पेमेंट्स वाला वीडियो प्लीज देखिएगा। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, UPI क्या है और ये क्यों इतना पॉपुलर हो गया? UPI की फुल फॉर्म सबसे पहले यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये इंस्टेंट मनी ट्रांसफर ऐप है या फिर एक फैसिलिटी है जो कि NPCI देता है। साल 2016 में NPCI इसे लेकर आया था। इसकी हेल्प से हम अपने बैंक अकाउंट को इससे जोड़ते हैं। कोई कार्ड या कोई ऐसी IFSC कोड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम VPA वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस के थ्रू वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू हम लोग इंस्टेंटली पैसा जमा करते हैं। पेमेंट इसमें पर्सन टू पर्सन भी हो जाता है और पर्सन टू मर्चेंट भी हो जाता है। आप जगह जगह यूज करते हैं, अब तो QR बेस्ड स्कैनर से भी हम लोग पेमेंट करने लग गए हैं UPI में। तो UPI हमारा इंडिया का सबसे अच्छे डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशन को एक ग्लोबल बेंचमार्क देता है। आई होप समझ आया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, क्रेडिट कार्ड क्या होता है और ये डेबिट कार्ड से कैसे डिफर करता है? तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, बैंकों से हमें 2 तरह के कार्ड्स मिलते हैं। डेबिट कार्ड का काम है जो पैसा आपके अकाउंट में है आप वो पैसा यूज करते हो। क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन। इसमें आपको लिमिट दे दी जाती है, जैसे OD लिमिट है, CC लिमिट है, आपको क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है। जितना आपने पैसा यूज करा उसका एक रीपेमेंट का टाइम है। मान लीजिए आपने पैसे यूज करे 10,000 रुपए, तो आपको एक मंथली एक डेट मिलेगी कि इस डेट तक आपको अपना महीने का खर्चे का पैसा जमा करना है। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो उसके बाद इस पे इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट जो होता है इसका लगभग 3.5% पर मंथ, एक्चुअली में 3.42% पर मंथ होता है, और इसी के आसपास अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है। हम एक रफ आइडिया में करीब 3.5% पर मंथ का इंटरेस्ट इस पर चार्ज किया जाता है। अब 3.5% पर मंथ है तो साल का आप सोचिए 42% के इंटरेस्ट पे आपको क्रेडिट कार्ड का फाइनेंस मिलता है, और जब ये कंपाउंड हो जाएगा तो ये लगभग 45 से 50% पहुंचता है। तो क्रेडिट कार्ड
आपको एक बोरोवर को लिमिट देता है कार्ड यूज करने के लिए कि इतनी लिमिट तक का पैसा आप खर्च कर सकते हो और एक डेट होगी कि उस डेट तक आपको पेमेंट रिटर्न करना है। नहीं करेंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। डेबिट कार्ड में जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में है, सेविंग्स में या करंट में, आप वही पैसा खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा खर्च करने की लिमिट नहीं होती है। उससे ज्यादा आप कब खर्च कर पाएंगे? जब आपको ओडी फैसिलिटी मिली होगी, तो वो ओडी अकाउंट से होगी। ऐसा नहीं है कि ओडी फैसिलिटी का मतलब आप अपने सेविंग्स अकाउंट से ही खर्च कर रहे हो। वो ओडी अकाउंट एक अलग अकाउंट होता है, एक तरह का लोन अकाउंट होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने नाम सुने होंगे, पेटीएम है, फोन पे है, बहुत कॉमन नेम्स हैं आज के टाइम में। ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो इनके अंदर क्या होता है? प्रीपेड मतलब पहले से पेमेंट कर दिया। ये आपको वॉलेट फैसिलिटी देते हैं। यूपीआई ऐप की तो इन्हें परमिशन दी गई है यूपीआई सर्विसेज की। ओरिजिनली ये वॉलेट ऐप्स थी। ये आपके डिजिटल वॉलेट हैं जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा डाल देते हो। जैसे अमेजोन पे भी एक है। इनमें आपने पैसा डाल दिया, जैसे आपके पर्स है, पर्स में आपके पास फिजिकल मनी है, 5,000 रुपये रखे हैं, 2,000 रुपये रखे हैं, पर्स खो गया तो पैसे गए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यह आपका डिजिटल अकाउंट है एक तरह से। यहाँ पे आपने पैसे डाल दिए अपने बैंक अकाउंट से। अब उस पैसे को आप ऑनलाइन खर्च कर रहे हो, चाहे एक दूसरे को दे रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, या यूपीआई सर्विसेज को यूज करके किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ये आपकी वो फिनटेक कंपनीज हैं, वो एप्स हैं जिनमें आप पहले से पैसा लोड कर लेते हैं और उसके बाद आप उन्हें यूज करते हैं। जैसे आपके मोबाइल वॉलेट्स हो गए, गिफ्ट कार्ड्स हो गए, मील वाउचर्स हो गए। मील वाउचर्स भी आपके होते हैं, जैसे सोडेक्सो का मील वाउचर है। गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, बहुत सारे बैंक हैं जो गिफ्ट कार्ड देते हैं। आप पहले से पैसा उनमें डाल के रखिए और उनको उस हिसाब से अपस्वाइप करते रहिए। इन्हें आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के थ्रू मॉनिटर करता है या रेगुलेट करता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, आरबीआई इस एक्ट के थ्रू पीपीआईस को रेगुलेट करता है। बेनिफिट क्या है कि छोटे दुकानदारों और ग्राहकों के लिए माइक्रो पेमेंट को आसान बनाता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, चेक क्या होता है और चेक के एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं? तो चेक की सबसे पहले हम बात करें तो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दो प्रोडक्ट्स को पढ़ा था, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। अब एक बार रिवाइज करते हैं हमने पीछे क्या पढ़ा था, उसके बाद हम आंसर की बात करेंगे। हमने पढ़ा था एक चेक होता है, एक डिमांड ड्राफ्ट होता है। चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर आते हैं। चेक जो है कोई इंडिविजुअल इशू करता है, डिमांड ड्राफ्ट बैंक इशू करेगा। अगर चेक में कुछ भी गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जिसने चेक इशू करा, पेनल्टी उस पर लगती है। अगर डिमांड ड्राफ्ट में कोई दिक्कत हुई तो वो पेनल्टी बैंक पर जाएगी। अब क्योंकि पेनल्टी बैंक पर जाएगी और चेक के केस में इंडिविजुअल की, तो बैंक ने बोला कि इंडिविजुअल को चेक लेना हो ले, उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट डिमांड ड्राफ्ट में बैंक के ऊपर रिस्क है, तो इसलिए डिमांड ड्राफ्ट के पैसे लगेंगे। नाउ चेक की बात करते हैं, व्हाट इज चेक एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल फीचर्स। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए अकाउंट होल्डर, जिसे हम ड्रॉअर बोल रहे हैं, अपने बैंक को निर्देश देता है कि वह उसके खाते से एक तय राशि भुगतान करे। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट स्टेट बैंक में है, आपने अपने किसी फ्रेंड को चेक से पेमेंट किया, आपके फ्रेंड का अकाउंट एक्सिस बैंक में है, तो आप कौन हो गए? ड्रॉअर हो गए। चेक आपके बैंक पर ड्रॉ किया गया है और मिलेगा किसे? आपके फ्रेंड को। तो चेक देने का मतलब है कि आपने अपने स्टेट बैंक को बोला है कि जिसके पास ये चेक दिया जा रहा है, आप उसे मेरे अकाउंट से ये पर्टिकुलर अमाउंट का पेमेंट करें। चेक हमेशा डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए और पेबल ऑन डिमांड होना चाहिए। ये कई तरह के होते हैं, जैसे बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, पोस्ट डेटेड चेक। डिटेल के लिए आप मेरा वो वीडियो देखिएगा, बैंक एंड बैंकिंग नाम से वीडियो है, बैंक एंड बैंकिंग। इसके अंदर मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में बताया है। बैंक एंड बैंकिंग वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको चेक के बारे में ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में डिटेल्स मिलेंगी। चेक हमारा आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पूरी तरह से लीगली वैलिड है। अगला देखते हैं, ई बैंकिंग सिक्योरिटी क्या होती है। ई बैंकिंग सिक्योरिटी में हम लोग अगर बात करें तो हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। ये आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से मैंडेटरी है। आरबीआई ने 2016 में साइबर रिस्क फ्रेमवर्क दिए थे, जिसके अंदर मैंडेशन है बैंकों को कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। एक ओटीपी वेरिफिकेशन होना चाहिए
और अब तो इसके अंदर बहुत कुछ आ गया है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ ओटीपी वेरिफिकेशन भी है, एनक्रिप्शन भी है, एआई बेस्ड फ्रॉड मॉनिटरिंग भी है। आप जितने भी नेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग ये सब करते हैं, लॉगिन करने के लिए भी आपके पास एक पासवर्ड आएगा, ट्रांजैक्शन करने के लिए भी आपके पास पासवर्ड आएगा। आप यूपीआई भी करेंगे तो यूपीआई ऐप में लॉगिन का पासवर्ड अलग होगा, ट्रांजैक्शन का पासवर्ड अलग होगा। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो आपकी कार्ड डिटेल्स पूछता है, फिर आपसे वो ओटीपी पूछता है। तो ये सब हमारी ई बैंकिंग सिक्योरिटी है। ई बैंकिंग सिक्योरिटी आपके अकाउंट को सेफ रखता है, अकाउंट का पैसा चोरी होने से बचाता है। इसके लिए आरबीआई और बैंक अलग अलग टाइम पे आपको मैसेजेस भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं कि आपको किसी भी अननोन पर्सन के साथ या किसी के मांगे जाने पर यूं ही अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है। हो सकता है वो ओटीपी आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस का हो और आपने शेयर कर दिया तो कोई स्कैमर या कोई फ्रॉडस्टर आपके अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। मजबूत सिक्योरिटी पूरे डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम में ट्रस्ट बनाए रखने की कुंजी है। रॉबस्ट सिक्योरिटी एंश्योर्स ट्रस्ट इन द डिजिटल बैंकिंग सिस्टम। रॉबस्ट सिक्योरिटी कैसे आएगी? हम जब ई बैंकिंग को या फिर अपने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस को पालन करके अच्छे से अपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे ताकि कोई हमें स्कैम ना कर पाए। तो आई बिलीव ई बैंकिंग सिक्योरिटी की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। E-banking security includes two-factor authentication, OTP verification, encryption and AI-based fraud monitoring. AI-based fraud monitoring अब बैंक और आरबीआई मिलकर करते हैं, इसमें कस्टमर का रोल नहीं है। ई बैंकिंग सिक्योरिटी में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन, एनक्रिप्शन और एआई बेस्ड फ्रॉड मॉनिटरिंग जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं। बैंक अपने डिजिटल चैनलों के लिए आरबीआई की 2016 की साइबर रिस्क फ्रेमवर्क का पालन करते हैं। इसे साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी आरबीआई में बोला जाता है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आरबीआई की वेबसाइट पे बहुत बड़े बड़े सर्कुलर हैं, ये उनमें से एक है कि बैंक जब इतना इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहे हैं, इतने ज़्यादा हैकिंग के रिस्क हैं, तो आरबीआई बताता है टाइम टू टाइम। आपको अगर आरबीआई वाला आपने मेरा डिटेल्ड वीडियो देखा है स्टैटिक बैंकिंग में, तो मैंने आपको उसमें बताया है कि आरबीआई के पास कुछ अपनी कंपनीज हैं, जैसे इफ्टास है, आरबीआई हब है, जो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखती हैं कि क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या रिस्क आ रहे हैं। और आरबीआई के पास एक अपना डिपार्टमेंट भी है जो बैंक को टाइम टू टाइम अलग अलग एडवाइजरी करता है ऑनलाइन रिस्क के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा बोलता है कि लॉकर फैसिलिटी क्या होती है। तो बैंक क्या करता है? बैंक ये खातों के अलावा जो हमारे डिपॉजिट्स हैं, लोन्स हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम करता है। इससे क्या होता है, जो बैंक के ऊपरी खर्चे हैं इन्हें ओवरहेड कहा जाता है। जो आप में से कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं वो जानते हैं कि ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं या अतिरिक्त खर्चे क्या होते हैं। जैसे बैंकों का बिजली का बिल है, ब्रांचेस का किराया है, बैंकों के पास एडवोकेट्स होते हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, उनकी फीस है, उसमें होने वाले खर्चे हैं। बैंक इतनी स्टेशनरी प्रिंट करते हैं, इतने कंप्यूटर्स हैं, उनका खर्चा है, इंटरनेट का बिल है। ये सारे खर्चे ओवरहेड कहलाते हैं। तो बैंकों ने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं जिससे हम इन खर्चों को नेगेट कर पाए। उनमें से एक है लॉकर फैसिलिटी। अब देखिए बैंक पैसा कहां कहां से कमा रहा है। प्राइमरी बैंक कमाता है इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट में कहां आएगा? या तो बैंक ने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा या फिर लोन दिए होंगे, दो ही चीजें होंगी। या तो इन्वेस्ट किया है या फिर लोन दिए हैं। अगर इन्वेस्ट किया है तो वो तो मार्केट डिपेंडेंट है, चाहे हमने मनी मार्केट से करा हो, कैपिटल मार्केट से करा हो। और अगर लोन दिया है तो उसमें भी रिस्क है कि ऐसा तो नहीं कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि उसमें तो पैसा गया हुआ है ना। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे बैंक का रिस्क नहीं है। इसे मैं रब कर दूं एक बार। उनमें से एक है लॉकर फैसिलिटी। ये फी बेस्ड इनकम होती है बैंकों की। पढ़ते हैं क्या है। लॉकर फैसिलिटी के अंदर आप अपने कुछ कीमती सामान बैंक के पास रख सकते हैं। बैंक आपको एक लॉकर देगा, एक अलमारी के लॉकर की तरह होता है, उसका आपसे बैंक रेंट लेगा और उस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। बैंक प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स फॉर कस्टमर्स टू स्टोर वैल्यूएबल अगेंस्ट द रेंटल फी। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ अ लेसर लेसी एंड नॉट ट्रस्टी। जब आप पैसा जमा करते हैं तो आप बैंक पे ट्रस्ट करके उसे पैसा दे रहे हैं, बट जब आप लॉकर ले रहे हैं तो वहां पे रिलेशनशिप लेसर लेसी की होती है। इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग वो सब नहीं पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड। यहाँ पे हम अपने इंटरव्यू के हिसाब से जान रहे हैं लॉकर फैसिलिटी क्या है। बैंक एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स देता है, एक अलमारी का लॉकर होता है जहां पे आप अपना कुछ भी कीमती सामान रख सकते हैं। फर्दर बैंकों को यह बोला गया है कि आप वहां पे कैश एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बैंकों को नहीं पता आपने क्या रखा है, बट आप लोगों को वहां पे कैश नहीं रखना है।
अच्छा, ये सीसीटीवी मैंडेट वाली एक लाइन लिखी हुई है, ये बोलती है कि लॉकर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बट लॉकर में अंदर सीसीटीवी नहीं होता है। लॉकर के गेट आपका सीसीटीवी से कवर होना चाहिए कि वहां पे कोई आ रहा है, जा रहा है, वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि कभी कस्टमर को ऐसा ना लगे कि बैंक ने उसके लॉकर के साथ छेड़छाड़ की है। ये कहाँ पे आया है? आरबीआई की 2022 की गाइडलाइन में। लॉकर अगर बैंकों में होते हैं तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बैंकिंग सर्विसेज पे बढ़ता है। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है बैंक अश्योरेंस सर्विस क्या होती है। तो बैंक अश्योरेंस सर्विस में क्या होता है, बैंक आईआरडीए के एजेंट बनते हैं। आईआरडीए हमें पता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई। आईआरडीआई का एजेंट बनना होता है। उसके बाद बैंक किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। बैंकों के पास क्या बेनिफिट है कि बैंकों के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, जो बैंक के अपने ग्राहक हैं, अपने चाहे डिपॉजिटर्स हो चाहे अपने बोरोवर्स हो। तो बैंक जब किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को प्रमोट करता है, देता है, तो उस सर्विस को बैंक अश्योरेंस सर्विस कहा जाता है। इससे बैंक को कमीशन की इनकम मिलती है। हर इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बैंक को कुछ कमीशन देती हैं। और वही बात है कि जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा, बिना किसी रिस्क का पैसा आएगा, तो वो बैंक को मिसलेनियस इनकम का पार्ट बन के ओवरहेड एक्सपेंसेस को बैलेंस आउट करने के काम आता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बैंक क्या क्या सोल आउट करता है, सेल आउट करता है। बैंक काफी सारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट करता है। जैसे एक तो अभी हमने इंश्योरेंस की बात करी, इंश्योरेंस देता है, म्यूचुअल फंड्स देता है, पेंशन प्लान देता है और गोल्ड बॉन्ड भी देता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, जिन चीजों से बैंक को एक्स्ट्रा इनकम आ रही है कमीशन बेसिस की या फिर फी बेस की, जैसे हमारा लॉकर फैसिलिटी का था, वो फी बेस था। यहां पे क्योंकि बैंक किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है, जब गोल्ड बॉन्ड देता है तो वो आरबीआई और सरकार के बिहाफ पे काम कर रहा है। जब पेंशन प्लान दे रहा है तो वो पेंशन कंपनीज के बिहाफ पे काम कर रहा है। म्यूचुअल फंड दे रहा है तो म्यूचुअल फंड की कंपनीज के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो ये सब कंपनीज बैंक को कमीशन देती हैं। तो यहां से बैंक की कमीशन इनकम आती है। जब कमीशन इनकम आएगी तो बैंक को तो पैसा मिल ही रहा है ना। क्यों? क्योंकि लाखों में करोड़ों में कस्टमर्स हैं बैंक के पास, तो बैंक को पैसा भी मिलेगा। जब पैसा मिलेगा, उस पैसे पे कोई रिस्क भी नहीं है, तो वो बैंक की बैलेंस शीट को बढ़ाएगा। तो ये हमारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स है जो बैंक सेल आउट करता है। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्लान्स और गोल्ड बॉन्ड्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स। अगला सवाल देखते हैं। कस्टमर सर्विस चार्टर क्या है और ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये स्कीम चेंज हो गई है, अब ये 2021 की स्कीम है बैंकिंग ओम्बड्समैन की। तो कस्टमर सर्विस चार्टर और ग्रीवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म ये बोलता है कि कस्टमर के राइट्स होते हैं। अगर बैंक कस्टमर की कंप्लेंट का समाधान नहीं करता 30 दिनों में, तो वो कस्टमर आरबीआई के पास अपनी शिकायत लेकर आ सकता है। और अगर बैंक ने समाधान कर दिया, उस समाधान से कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी वो आरबीआई के पास आ सकता है अपनी कंप्लेंट लेकर। इसमें कुछ चीजें आरबीआई ने मैंडेट की है बैंकों के लिए। जैसे बैंकों के एक अधिकारी होते हैं जिनका काम है कस्टमर कंप्लेंट हैंडल करना। तो बैंक हर ब्रांच में ये डिस्प्ले करेगा कि कौन अधिकारी के पास कस्टमर को जाना है। सबसे पहले ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर नहीं होता या ब्रांच मैनेजर अगर सेटिस्फाई नहीं करता कस्टमर को, तो ब्रांच मैनेजर के बाद किसे कंप्लेंट करेगा। और अगर वहां पर भी सेटिस्फाई नहीं होता, तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन का नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब बैंक को अपनी हर ब्रांच में डिस्प्ले करना है। ये फ्रेमवर्क किस लिए है, कस्टमर सर्विस चार्टर किस लिए है? इसलिए है ताकि कस्टमर की कंप्लेंट्स रिड्रेस हो पाए, कस्टमर की कंप्लेंट्स एड्रेस हो पाए, बैंक अपनी मनमर्जी ना चलाए कस्टमर के आगे, ब्रांच मैनेजर या बैंक का स्टाफ अपने कस्टमर के साथ बदतमीजी ना करे, और अगर कोई बदतमीजी करता है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जा सकती है। इट डिफाइंस सर्विस स्टैंडर्ड, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। आरबीआई की 2018 की इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम ने यह मैंडेट किया था कि इंडिपेंडेंट रिव्यू होगा कंप्लेंट्स का। यह भी एक चीज है कि कंप्लेंट्स की इंडिपेंडेंट रिव्यू होगा। बैंक एक इंटरनल ओम्बड्समैन हायर करेंगे जिनका काम है इन कंप्लेंट्स का इंडिपेंडेंट रिव्यू करना। कस्टमर कैन अपील टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन अंडर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, जो मैंने ऊपर आपको बताई थी। 2021 की आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं है बैंक के एक्शन से, या बैंक ने कस्टमर की कंप्लेंट को ठीक नहीं किया, तो कस्टमर आरबीआई के पास आके बैंक की कंप्लेंट कर सकता है।
दिस फ्रेमवर्क एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट इन बैंकिंग रिलेशनशिप। तो ये किस लिए है कि बैंक अपनी मनमर्जी ना करें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होएगी, और ट्रस्ट इन बैंकिंग रिलेशनशिप कि कस्टमर भरोसा कर पाए कि हाँ मेरी अगर कोई बात है तो उसकी सुनवाई की जाएगी। ये थे हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इकोनॉमिक टर्म्स लेकर आऊंगा, जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। इस तरह के टर्म्स मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल्स में मैं इनकी पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।